नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः लक्ष्य संस्कृति एवं संस्कृति में। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग GGIC परीक्षा 2013 संस्कृत विषय के साथ। इसके पहले हम लोगों ने इसी प्रश्न पत्र के भाग 1 को देखा था, जिनमें कुल 40 प्रश्नों को हल किया गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग अगले 40 प्रश्नों को देखेंगे और इसके बाद भी एक वीडियो में हम लोग 40 प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि प्रश्नों की कुल संख्या 120 है, इसलिए सभी प्रश्न एक साथ करना बोझिल हो जाएगा और हम लोगों को उतने अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाएगा। तो कम कम प्रश्नों को देखेंगे जिससे वह प्रश्न हमें अच्छे से कंठस्थ हो जाएं, याद हो जाएं। तो जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा संस्कृत विषय के साथ 2013 की हुई थी, उन्हीं प्रश्न पत्रों को हम लोग देख रहे हैं। इस बार की जो परीक्षा हुई है 19 सितंबर को हुई। उसका पैटर्न बहुत कुछ चेंज रहा, बदला हुआ था और प्रश्नों का स्तर भी उच्च कोटि का था और माइनस मार्किंग भी बढ़ा दी गई थी। आयोग की तरफ से उत्तर की हम लोगों को प्राप्त हो गई है। जिन लोगों ने भी GIC की प्री परीक्षा दी है वह अपने उत्तरों का मिलान करके देख सकते हैं कि वह मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और यदि आप लोगों के प्रश्न अच्छे हुए हैं तो आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और यदि बहुत अच्छे प्रश्न नहीं गए हैं तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। LT ग्रेड और TGT PGT की पुनः भर्ती और विज्ञापन आने वाले हैं। नवंबर तक आशा है कि यह विज्ञापन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। तर्क संग्रह से लेखको अस्ति। तर्क संग्रह के लेखक कौन है? तो यह तर्क संग्रह जो है न्याय और वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है। इसके लेखक हैं, हमारा प्रश्न का D विकल्प सही होगा, अन्य भट्ट इसके लेखक हैं। तर्क संग्रह जो ग्रंथ है इसके जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, वह अन्य भट्ट जी हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 244 है कि लघु प्रकाशक चेति द्वे वैशिष्ट्ये स्तः। लघु और प्रकाशक ये दो विशेषताएं किसकी हैं? तो लघु और प्रकाशक यह विशेषताएं सत्व गुण की हैं। इसमें गुण जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जो 3 प्रकार के गुण होते हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सत्व गुण का जो लक्षण दिया गया है कि सत्व गुण जो होता है वह लघु भी होता है और प्रकाशक होता है। प्रदीपवत जो है अर्थ तो वृत्ति, यह वाला पूरा श्लोक है, यह गुण के बारे में बताया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा C वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 43 अस्ति शून्यवाद निबद्धो वर्तते। शून्यवाद का जो वर्णन है, शून्यवाद जो है वह किससे निबद्ध है, किससे जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध दर्शन में जो है शून्यवाद की चर्चा की गई है। सर्वम शून्यम अस्ति, ऐसा वहाँ पे वाक्य दिया गया है कि सब कुछ शून्य है। जैसे हम लोग वेदों में पढ़ते हैं सर्वम पूर्णम अस्ति, पूर्णम मदम पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्ण उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। उसी प्रकार से बौद्ध दर्शन में कहा गया शून्यम इदम शून्यम जो है सर्वम शून्यम अस्ति, यहाँ पे इस तरह से कहा गया है। तो यह बौद्ध दर्शन का वाक्य है। प्रश्न संख्या 44 अस्ति प्राचीनतमा भारतीय आर्य भाषा अस्ति। सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन, यह तो निर्विवाद प्रश्न है कि जो वैदिक संस्कृत है हमारी, वह सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, श्रेष्ठ भाषा है संस्कृत। इसके बाद हम लोगों को प्रश्न संख्या 45 पे आ जाते हैं। देवानां प्रिय, देवानां प्रिय इति वाक्यम उदाहरणं भवति। यह वाक्य किसका उदाहरण है? ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो होगा वह D विकल्प सही हो जाएगा। D विकल्प इसका सही होगा कि देवानां प्रिय, देवताओं का प्रिय ऐसा पहले अर्थ होता था, किंतु देवानां प्रिय का जो अर्थ बाद में हो गया वह मूर्ख अर्थ देने लगा। देवानां प्रिय का अर्थ तो यहाँ विपर्य मतलब उल्टा हो गया है अर्थ, तो इसका हमारा D वाला विकल्प सही होता है। प्रश्न संख्या 47
अस्ति। 46वां प्रश्न है शोभा पाठम करोति इत्यस्य इसका वाच्य परिवर्तनम एवं भवति। इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? तो शोभा वेद पाठ करती है, तो यहाँ पे शोभा में जो है प्रथमा विभक्ति है और यहाँ पे शोभया में तृतीया लग जाएगी। वेद पाठम में हमारे पास द्वितीया लगी हुई है, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लग जाएगी और क्रिया जो है वह आत्मनेपद में हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 47 का हमारा बी वाला विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है कि अधोलिखितेषु किम शुद्धम वर्तते। नीचे लिखे में शुद्ध क्या है? तो आस्तिक जो है वह अस्थि धन ठक प्रत्यय से बना, ठक को इक आदेश हो करके यहाँ पे आस्तिक इक, ठ को ई आदेश होकर के आस्तिक बना है, तो इसका हमारा ए वाला विकल्प जो है वह सही होगा। तो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 अस्ति चटका इत्यत्र स्त्री प्रत्यंत विधायकम सूत्रम अस्ति। चटका जो शब्द है इसमें स्त्री प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका क्या होगा उत्तर हमारा? अजाद्यतष्टापः। जो अजादि आदि जो शब्द होते हैं, अजा आदि शब्दों से टाप प्रत्यय लगता है। इसका जो ट है वह इत्संज्ञक है और प जो है वह भी इत्संज्ञक है, सिर्फ आ जो है वह शेष बचता है। तो यहाँ पे अजाद्यतष्टाप सूत्र से हमारा यह बनेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 49 या 49 दोनों कहेंगे। 49वां प्रश्न है कस्मात् कारणात् स्थल को थल उच्चारणम क्रियते। किस कारण से स्थल का थल उच्चारण किया जाता है? तो यहाँ पे क्या हुआ है? आदि लोप हुआ है। स्थल है तो स्थल को स का जो आधा स है दंती स उसका लोप हो गया है और थल शेष बचा है। तो आदि अक्षर जो है, आदि का अर्थ होता है प्रथम, जैसे आदि कवि, आदि श्लोक, आदि काव्य इत्यादि हम लोग पढ़ते हैं, तो आदि मतलब होता है प्रथम। प्रथम जो शब्द है उसमें जो स है, स का लोप हो गया है, तो स्थल को थल आदेश हुआ है, यहाँ पे आदि लोप हुआ है। प्रश्न संख्या 50 है त्रिलोकी पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति। त्रिलोकी जो पद है, जो शब्द है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो उसमें नि प्रत्यय लगा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 51 है कि राष्ट्रीय इति पदे प्रत्ययो अस्ति। राष्ट्रीय में कौन सा पद है? तो घ प्रत्यय, घ को ई आदेश हुआ है और यहाँ पे हमको डी विकल्प जो है वह हमारा सही होता है, डी विकल्प। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 अस्ति। 51 तो हम लोगों का हो गया। प्रश्न संख्या 52 अस्ति क्रोशम कुटिला नदी इत्यस्मिन् द्वितीया विभक्ति। क्रोश तक नदी जो है वह कुटिल है या टेढ़ी है। यहाँ पे द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसमें हम लोगों को कौन सा मिलेगा? तो यहाँ पे हम लोगों को ए वाला जो विकल्प है वह सही किया जाएगा। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। काल ध्वन अत्यंत संयोगे इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवति। क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम में द्वितीया विभक्ति है। किस सूत्र के योग में द्वितीया विभक्ति हुई है? तो कालवाची मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 53 है कि अर्थ विस्तारस्य उदाहरणम वर्तते। इन जो चारों विकल्पों हैं उनमें अर्थ विस्तार का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे तैल शब्द जो है वह अर्थ विस्तार का उदाहरण है, क्योंकि पहले जो तिलेषु तैलम, तिल से ही तेल उत्पन्न होता था ऐसा माना जाता था, किंतु आज जितनी भी चिकनाई युक्त चीज़ें हैं, जो भी तेल हैं, वसा युक्त चीज़ें हैं, वह सभी तेल के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, इसलिए इनका विस्तार हो गया है तेल शब्द का। तो यहाँ पे हमारा बी वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या हमारा 54 है कि उत्थान
उत्थानम इति पदस्य संधि विच्छेदो भविष्यति। उत्थानम जो शब्द है इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्धन स्थानम, यह संधि विच्छेद प्राप्त होगा। यहाँ पे हमारा बी वाला विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 अस्ति कि पद अस्ति, पद क्या है इनमें से, तो सुप तिङन्तम पदम, यह जो संज्ञा सूत्र है, जो संज्ञा सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, यह इसका सूत्र है सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। तो इसमें पद क्या है, सुप तिङन्तम पदम, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 56 है, हाँ, कि प्रश्न संख्या 57 अस्ति प्रयत्न लाघवम इति कस्य आभ्यंतर कारणम अस्ति। प्रयत्न लाघव इनमें से किसका अभ्यंतर कारण है, तो वह ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण है। इसका ए वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 57 है कि क समास नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने प्रयुक्तः भवति। कौन सा समास नित्य हमेशा नपुंसक लिंग में और एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, तो इसका हमारा ये बी वाला विकल्प सही होगा। अव्ययी भाव समास जो है वह नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने प्रयुक्तो भवति। अब मान लीजिए इसी प्रकार के प्रश्न हमको उसमें जीआईसी वाले में मुख्य में जो अति लघु या लघु वाले प्रश्नों में मिल जाते हैं, तो प्रश्न तो ऐसे ही पूछे जाएंगे कि क समास है नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने प्रयुक्त भवति। तो हम लोगों को कैसे लिखना होगा, यहाँ पे क समास के स्थान पे अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने प्रयुक्तो भवति, बस इसी तरह से उत्तर लिखने होंगे। तो जब हम लोग प्रश्नों और उत्तरों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे, देखेंगे, तो अपने आप हम उत्तर को बना सकते हैं। यदि हम नहीं भी बहुत ज़्यादा तैयारी किए, सिर्फ हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी को ही देखा है, उन्हीं को यदि हम लगातार पढ़ते हैं तो उससे हमारे जो है वाक्य भी शुद्धता हो जाती है, उच्चारण भी सही होते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। अब इसी तरह से प्रयत्न लाघवम इति कस्य आभ्यंतर कारणम अस्ति, तो प्रयत्न लाघव ध्वनि परिवर्तन से आभ्यंतर कारणम अस्ति। इस तरह से हम लोग प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं। यदि विकल्प नहीं भी देता है तो केवल प्रश्न और उत्तर को देखेंगे, तब भी हमारी तैयारी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, प्रश्न संख्या 58 है कि रुच्यर्थानां प्रियमाण इत्यादि सूत्रम कस्य विभक्ते विधायकम। रुचि के अर्थ में जो प्रिय वस्तु होती है उसमें कौन सी विभक्ति का विधान किया जाता है, तो रुच्यर्थानां प्रियमाण, इसमें हम किस विभक्ति का विधान करेंगे, तो इसमें हमारा चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ए वाला विकल्प हो जाएगा कि चतुर्थ्यां विभक्ते विधायकम, कस्य चतुर्थस्य विभक्ते विधायकम अस्ति रुच्यर्थानां प्रियमाण। रुचि अर्थ वाली जो प्रसन्न करने वाली चीज़ें हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे क्या होता है, मोदकाय रुच्यते, लड्डू के लिए इच्छा करता है या रुचि उसकी है, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति सभी प्रसन्न करने वाली जिन चीज़ों को प्राप्त करने से प्रसन्नता हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 59 अस्ति कर्ता इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। कर्ता जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें त्रिच प्रत्यय लगा। इसका भी ए वाला विकल्प सही होगा। रूप कैसे बनता है इसका, कर्ता कर्तारौ कर्तारः। त्रिच धातु जब लग जाती है तो क्री से त्रिच धातु लग करके कर्ता शब्द की उत्पत्ति होगी। प्रथम एक वचन में बनेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में कर्ता, द्विवचन में कर्तारौ और बहुवचन में कर्तारः, कर्ता कर्तारौ कर्तारः। इसी तरह भर्तृ भर्तृ, इस तरह से शब्द बनेगा। नीलोत्पल, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें हमारा कर्मधारय समास है। सी वाला विकल्प सही है। जहाँ पे विशेषण विशेष्य भाव का प्रयोग होता है वहाँ पर कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। जैसे नीलोत्पल मतलब नीला, नीला उत्पल मतलब कमल, नीला कमल। तो
नीला कमल विशेषण और विशेष्य, पहले विशेष्य है, विशेषण है और उसके बाद विशेष्य है। तो जहाँ विशेषण विशेष्य भाव का प्रयोग होता है वहाँ पर कर्मधारय समास हो। प्रश्न संख्या 61 अस्ति गांग और एकारांत द्विवचनों में कौन सी विभक्ति कौन सा होता है? प्रगृह्य संज्ञा होती है इसकी। यह संज्ञा सूत्र है, प्रगृह्य संज्ञा का सूत्र है यह। उसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 66वां है सट षष्ठी मात्र शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? तो मात्रा रूप यह बनेगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, इसका डी विकल्प सही होगा। उष्म वर्णा संति, उष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। ये जो सल वाला विकल्प है हमारा, सल, तो इसका जो सल वाला विकल्प है यह डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। उष्म वर्ण कौन से हैं? श, उसके बाद स और ह, ये जो हैं ये सभी उष्म वर्ण कहे जाते हैं, जिसमें वर्णों को बोलते समय मुख से उष्मा की उत्पत्ति होती है, उन्हें उष्म वर्ण कहते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 68 है, षष्ठी, यह है कादियो मावसाना संति। क से लेके म तक के जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, क से म तक ये जो 25 वर्ण होते हैं यह स्पर्श कहे जाते हैं। तो 68वें प्रश्न का हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 59 पे आ जाते हैं। सर्वाणी इति पदे प्रत्ययो वर्तते, सर्वाणी जो यह शब्द है या पद है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, निस प्रत्यय। सर्वाणी इति पदे प्रत्ययो वर्तते, नि से प्रत्ययो वर्तते। सर्वाणी इति पदे निस प्रत्ययो वर्तते, निस प्रत्यय हो जाएगा, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 अस्ति चौर भयम इति समस्त पदस्य समास विग्रहे भवति। चौर भयम यह जो समस्त पद है या समास पद है, समस्त पद या समास पद एक ही कहे जाते हैं। जब हम दो शब्दों को मिलाकर के उनमें संक्षिप्तीकरण करते हैं, संक्षिप्तीकरणम इति समासः, तो उसे समास कहते हैं। उसका जो विग्रह होता है उसको अलग अलग करना जो होता है वह समास विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास लगा है? तो यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष समास लगा है चौर भयम में। तो चौरात भयम या चौरात भयम यह उत्तर होगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 अस्ति इष्टुनाष्टु इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। इष्टुनाष्टु यह जो सूत्र है व्यंजन संधि का सूत्र है, यह व्यंजन संधि का दूसरा ही सूत्र है। पहला तो स्तुनाष्टु है, दूसरा स्टुनाष्टु है। तो इस सूत्र का जो उदाहरण है वह क्या है? रामस षष्ठः, रामस धन षष्ठ लग करके यहाँ पे दोनों जगह ही मूर्धन्य सत्कार हो जाता है। तो 71वें प्रश्न का हमारा बी वाला विकल्प जो सही होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 72 पे आ जाते हैं। तो 72 प्रश्न है जो हमारा, इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रेण का विभक्ति। इत्थम भूत इस सूत्र में कौन सी विभक्ति जो है वह लगी है? विभक्ति सूत्र या कारक सूत्र दोनों एक ही होते हैं, उन्हें कभी हम कारक विभक्ति कहते हैं और कभी विभक्ति सूत्र कहते हैं। कारक सूत्र या विभक्ति सूत्र दोनों एक ही होते हैं। तो इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। इसका उदाहरण हो सकता है, होता है जटाभि तापस, जैसे जटाओं से तपस्वी, उसके वपुषाह गौरवर्ण, शरीर से गोरे रंग का, जटाओं से तपस्वी, इस प्रकार के जो यह उदाहरण है वह इत्थम भूत लक्षण के हैं। तो 72 जो प्रश्न है हमारा 72, इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है त्रिसप्तति इंद्राणी इत्यत्र क आगम। इंद्राणी इस शब्द में किस चीज़ का आगम हुआ, किस शब्द का आगम हुआ? तो यहाँ पे इंद्र आनुक, यहाँ पे आनुक का आगम हुआ है। यहाँ पे इसमें
डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 अस्ति मति शब्दस्य तृतीया एकवचने रूपम भवति। मति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा, तो मत्या बनेगा। मति, मतिम, मत्या, मत्य। इस प्रकार से तृतीया विभक्ति एक वचन में हमको मत्या रूप प्राप्त होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या आ जाते हैं पंचसप्तति पर। प्रश्न संख्या 75वां है हमारा। रमा शब्दस्य पंचमी विभक्तिर एक वचने रूपम भवति। रमा शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा, तो कैसे होगा, रमा, रमाम, रमया, रमाए, रमाया, रमाया, रमायाम, रमी। तो यहाँ पे हमको कौन सा रूप प्राप्त होगा, देख यहाँ पे डी वाला विकल्प जो है वह सही हो जाएगा, रमाया। तो रमा शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूपम भवति रमाया। इसको हम लोग संस्कृत में इस तरह से बोलेंगे, रमा शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचने रमाया रूपम भवति। रमाया रूप होता है। प्रश्न संख्या 76 अस्ति हमारा 76वां प्रश्न है। अहिनकुलम इति पदे समासो अस्ति। अहिनकुलम इस पद में कौन सा समास है, तो इसमें हमारा कौन सा समास होगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अहि च नकुलश्च इति समासो अस्ति। द्वंद्व समास यहाँ पे प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 77 अस्ति 77वां प्रश्न है। विद्वत् शब्दस्य पुल्लिंगे विभक्ति षष्ठी विभक्तौ रूपाणि अस्ति। विद्वत् शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति के रूप कौन कौन से प्राप्त होते हैं। षष्ठी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों रूप पूछे गए हैं। तो इस यहाँ पे रूपम, रूपे, रूपाणी यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसका हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, विदुषः, विदुषो, विदुषाम। आम जो होता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लगता है, इससे हम लोग पहचान लेंगे कि विदुषः, विदुषो, विदुषाम इति षष्ठी विभक्ति रूपाणि प्राप्यते। ऐसा रूप हमको प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 77वां हम लोग देख रहे थे। इसके बाद 3 प्रश्न हम लोग और देखेंगे और आगे के जो 40 प्रश्न है उसके लिए हम लोग इसका जो अगला भाग बनेगा, भाग 3, उसमें देखेंगे। तो इस तरह से मैंने व्याख्या भी कर दी है प्रश्नों की, जिसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से सभी प्रश्न समझ में आ जाए। आज जितने भी 40 प्रश्न हम लोगों ने किए हैं, मुझे आशा है कि आप सभी को ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से कंठस्थ हो गए होंगे और संस्कृत में भी बोलने का, लिखने का आप लोगों को अभ्यास इस प्रकार से हो। अब इसके बाद हम लोगों का प्रश्न संख्या 78 है। इति हेतु तद्भवेत्। इति हेतुस्तद उद्भवे इति कस्य मतम। यह किसका मत है, तो यह प्रश्न जो है हमारा काव्य प्रकाश से लिया गया है, जहाँ पे काव्य के जो हेतु बताए गए हैं, काव्य के कारण कि किन किन कारणों से काव्य की रचना होती है। तो शक्ति, निपुणता, अभ्यास जो प्रश्न वो कारिका है वह हम लोगों को यहाँ पे जाननी चाहिए कि यह हेतु तद्भवे यहाँ पे मम्मट के मत को यहाँ पे बताया गया है। तो इसका प्रश्न संख्या 78वें का हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास से यह प्रश्न लिया गया है। प्रथम उल्लास, उल्लासों में इसका वर्णन है, 10 उल्लास है काव्य प्रकाश में। तो इस प्रकार हम लोगों को जानना चाहिए कि लक्षण ग्रंथों से जैसे काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, 10 रूपक, ध्वन्यालोक इत्यादि में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन तो सामान्य जानकारी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 79 अस्ति मम्मटानुसारेण काव्यस्य कति प्रयोजनानि संति। मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन बताए गए हैं। मम्मटानुसारेण काव्यस्य 60 प्रयोजनानि संति। 6 प्रयोजन जो हैं वह माने गए हैं मम्मट के अनुसार काव्य के। इसके बाद आज के इस वीडियो का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे। 80वां प्रश्न है। 80 प्रश्न अस्ति वामन मतानुसारेण काव्यस्य आत्मा अस्ति। वामन के मत के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है। इसका डी विकल्प सही होगा, रीति। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः।